हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में, और अनादर्श विलयन में देखेंगे राउल्ट के नियम से विचलन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन की। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लेक्चर को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन यानी कि आइडियल सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राउल्ट्स के नियम से जुड़े हुए टॉपिक्स, राउल्ट के नियम को डिस्कस किया था। और राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई विलयन हम बनाते हैं तो उस विलयन का जो वाष्प दाब होता है, यानी कि उस जो पूरे मिक्सचर का जो वाष्प दाब होता है, वह उस विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटकों के आंशिक वाष्प दाबों का क्या होता है, योग होता है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, उस घटक के मोल प्रभाज और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का गुणनफल होता है। किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो क्या होता है, उसके मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये राउल्ट का नियम था, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो कोई भी आइडियल सॉल्यूशन यानी कि कोई भी आदर्श विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो किसी भी परिस्थिति में निम्न 3 शर्तों का पालन करता है। और वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। वे विलयन या वे सभी विलयन जो निम्नलिखित 3 शर्तों का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो अब जान लेते हैं शर्तों के बारे में। पहली शर्त क्या होती है कि ऐसे सभी विलयन राउल्ट के नियम का पालन करने चाहिए। यानी कि अगर कोई विलयन आदर्श विलयन है तो उसे राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है कि ऐसे विलयनों के लिए डेल्टा एच मिश्रण यानी मिश्रण की जो एंथैल्पी है उसका मान 0 होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, आप किताब से डिटेल में पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि ये विलयन यानी कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का किसी भी परिस्थिति में पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ऐसे विलयनों के लिए जो डेल्टा एच मिश्रण है, यानी कि जब ऐसे विलयन बनाए जाते हैं तो विलयन के बनाते समय उनकी जो एंथैल्पी का जो अंतर है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यानी कि विलयन बनाते समय ना तो किसी भी प्रकार की जो ऊष्मा है वो उत्सर्जित होती है और ना ही किसी भी प्रकार की ऊष्मा का अवशोषण होता है। ना तो विलयन बनाते समय ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ना ही वो ऊष्मा अवशोषित करते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि ऐसे विलयनों के लिए डेल्टा वी मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कि विलयन बनने के बाद आयतन में ना तो कमी होनी चाहिए और ना ही उसमें वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि जो डेल्टा वी मिश्रण है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सिंपल से एक 2 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा आदर्श विलयन क्या होते हैं। तो वे सभी विलयन जो किसी भी परिस्थिति में इन 3 नियमों को फॉलो करते हैं, इन 3 शर्तों का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। अब बात आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से। यहाँ पे अगर कोई विलयन ऐसा है जो इनमें से किसी भी एक शर्त का पालन नहीं करता है या इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं करता है, तो ऐसे सभी विलयनों को क्या कहा जाता है, अनादर्श विलयन कहा जाता है। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहा जाता है इनको, नॉन आइडियल।
वे सभी विलयन जो इन सभी शर्तों का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये तो थी डेफिनेशन की बात। अब हम पहले आदर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आदर्श विलयन के जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोग नोट कर लीजिए, जैसा कि बेंजीन टॉलुइन, बेंजीन का टॉलुइन में, हेक्सेन का हेप्टेन में। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ये किसके हैं, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। अब एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे अभी हम अनादर्श विलयनों को डिस्कस करेंगे। आदर्श विलयन में जैसे अब हम बात करते हैं आदर्श विलयनों की, तो विलयन के बनाते समय ना तो डेल्टा एच में कोई अंतर आना चाहिए और ना ही डेल्टा वी में कोई अंतर आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इनको आदर्श क्यों कहा जाता है, ये राउल्ट के नियम को फॉलो कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सही से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं बेंजीन और टॉलुइन के विलयन की, बेंजीन और टॉलुइन के विलयन की, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहला नियम क्या कहते हैं कि जो राउल्ट का लॉ है वो फॉलो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो कुल मिक्सचर का जो वाष्प दाब आना चाहिए उसकी वैल्यू बेंजीन के अलग आंशिक वाष्प दाब और टॉलुइन के अलग आंशिक वाष्प दाबों का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। बेंजीन का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, बेंजीन का मोल प्रभाज, इसको हम बी से दिखा सकते हैं, XB इंटू पी नॉट बी, बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और टॉलुइन का XT इंटू पी नॉट टी। पहला तो ये है, यानी कि इनके लिए जो मिश्रण का वाष्प दाब आना चाहिए वो अलग अलग घटकों के आंशिक वाष्प दाबों का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। दूसरा शर्त यहाँ पे क्या फॉलो होनी चाहिए कि जब ये मिक्सचर बनाया जाए तो जो डेल्टा एच मिक्सचर आए वो क्या आना चाहिए, 0, और इसी तरह से डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल केवल तभी है जब ये गुणों में एक दूसरे के क्या हो, समान हो। अगर कोई दो घटक गुणों में, रासायनिक प्रकृति में, संरचना में एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं तो ऐसे जो घटक होंगे उनसे मिलकर बने हुए जो मिक्सचर होंगे वो कैसे होंगे, आदर्श विलयन होंगे। जो उनसे मिलकर बना हुआ जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, और आदर्श विलयन में ये डेल्टा एच और डेल्टा वी में चेंज क्यों नहीं आता, इसके लिए हम बात करते हैं। तो देखिए, आदर्श विलयन के लिए एक शर्त है, हम जानते हैं कि कोई भी जो प्योर सॉल्वेंट या प्योर सल्यूट हो गया, मान लीजिए कोई भी प्योर फॉर्म में अगर लिक्विड है, तो प्योर फॉर्म में अगर वो होगा तो मान लीजिए बेंजीन के अणुओं का बेंजीन के अणुओं के साथ में, हम जानते हैं अणुओं के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसे हम लोग अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। किसी भी द्रव के अणुओं के मध्य क्या कार्य करता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। वीक होता है या स्ट्रांग होता है वो बात की बात है, लेकिन कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे वर्क करती है। तो ये बेंजीन और बेंजीन के अणुओं का अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से ये बंधे हुए हैं, और टॉलुइन के अणुओं के साथ में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, तो बेंजीन और टॉलुइन के अणुओं के मध्य अगर सेम अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रही है, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स पहले थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी जो उनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो पहले से बराबर है। यानी कि शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान अगर सॉल्यूशन बनने के बाद उनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है, उनके मतलब इनके दोनों के, बेंजीन का टॉलुइन से, अभी बेंजीन का बेंजीन से इंट्रैक्शन देख रहे थे, टॉलुइन का टॉलुइन से देख रहे थे, तो जो अट्रैक्शन फोर्स इनकी यहाँ पे लग रही है, अगर उतनी ही अट्रैक्शन फोर्स बेंजीन की बेंजीन से ना लग के बेंजीन की टॉलुइन से हो जाए
तो ऐसे विलेन क्या बना लेते हैं, आदर्श विलेन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनादर्श विलेनों की। तो हम बता चुके हैं आपको कि ऐसे सभी विलेन जो इन 3 शर्तों का पालन नहीं करते, यानी कि वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उनके लिए डेल्टा H मिक्सचर 0 नहीं है। कौन कौन से? पहला, वो राउल्ट के नियम का पालन ना करें। ठीक है, दूसरा, उनके लिए जो डेल्टा H मिक्सचर है ये 0 के बराबर ना हो, और तीसरा, डेल्टा V ऑफ जो मिक्सचर है ये भी 0 के बराबर ना हो। तो ऐसे विलेन जो होते हैं वो अनादर्श विलेन कहलाते हैं। जो ऐसे विलेन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलेन कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो विलेन होते हैं ये राउल्ट के नियम से विचलन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? विचलन शो करते हैं, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। यानी कि या तो इनका वाष्प दाब विलयन के बनने के बाद या तो इनका वाष्प दाब बहुत बढ़ जाता है या घट जाता है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धनात्मक विचलन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धनात्मक विचलन, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। अब ध्यान से सुनिएगा। बाई चांस मान लीजिए हमने 2 अणु ले रखे हैं, दो अणु क्या, 2 प्रकार के द्रव हैं A और B। एक द्रव है A और एक द्रव है B। हम जानते हैं राउल्ट का नियम हमें बताता है किसके बारे में, वाष्प दाब के बारे में। जो राउल्ट का नियम है वो हमें वाष्प दाब के बारे में बताता है। ध्यान से देखिएगा, वाष्प दाब। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम धनात्मक विचलन की बात कर रहे हैं, बाई चांस मान लीजिए कोई ये द्रव है A और B, और इन दोनों द्रवों को हम आपस में मिलाते हैं। इन दोनों द्रवों को हम आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो विलयन बनता है उसमें A और B के बीच का जो इंटरेक्शन है, A और B के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वह A और A के बीच में लगने वाले आकर्षण बल और B और B के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि दुर्बल हो जाता है। ये जो इनके बीच का जो आकर्षण बल है यह दुर्बल हो जाता है किनके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में। यानी कि अभी क्या था, इस केस में A और A के बीच का जो आकर्षण बल था वो ज़्यादा था, इसी तरह B और B के बीच का भी आकर्षण बल क्या था, ज़्यादा था। लेकिन जब A और B बने आपस में, क्योंकि विलयन में तो दोनों मिक्स हो चुके हैं ना, तो A और B के बीच का जो आकर्षण बल है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाए, दुर्बल हो जाए। तो क्या होगा, अब जब हम इसको बॉयल करेंगे, हम बात कर रहे हैं वाष्प दाब की। वाष्प दाब का मतलब हम टेम्परेचर देंगे, तो जो इसका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, और अगर इसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि वेपर ज़्यादा बनेगी तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि अगर इनके बीच का इंटरेक्शन क्या हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, वीक हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वाष्प ज़्यादा बनेगी और वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि ये कैसा विचलन दिखाएंगे, धनात्मक विचलन दिखाएंगे। तो हम डेफिनेशन के फॉर्म में कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक घटकों से मिलकर बने हुए, या 2 या 2 से अधिक घटकों से मिलकर बने हुए विलयन के भिन्न भिन्न संगठन पर, मतलब हम उसका संगठन फिक्स नहीं रखते हैं, हम हर संगठन पर निकाल के देखते हैं, उसका रेशियो चेंज करते रहते हैं। तो भिन्न भिन्न संगठन पर उनका जो प्रयोगात्मक मान है, उनके आंशिक वाष्प दाबों का जो प्रयोगात्मक मान है, वो मान अगर राउल्ट के नियम से गणना द्वारा प्राप्त मान से क्या आता है, ज़्यादा आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। यानी कि अगर 2 द्रवों के भिन्न भिन्न संगठन से बने हुए विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब या कहो उसका कुल वाष्प दाब,
आंशिक वाष्प दाब हो या उसका जो वाष्प दाब है उसका जो प्रयोगात्मक मान है, अगर गणना द्वारा प्राप्त मान से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि प्रयोग गणना द्वारा वो इक्वल आ रहा है जितना आना चाहिए, लेकिन प्रयोग करने पे वो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब केवल यही है कि ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो दुर्बल हो चुका है, जिससे वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल सा, किसका, एल्कोहल का एसीटोन में, अल्कोहल एंड एसीटोन का। सामान्य अवस्था में जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल के अणुओं के मध्य, ये हमारा अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। आप यहां पे देख सकते हैं सामान्य अवस्था में अल्कोहल के अणुओं के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इनके अणु आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्कोहल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध की वजह से ये अणु आपस में, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है। जैसे अभी हमने कहा था ए से ए के अणुओं के बीच में, तो अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इंटरेक्शन ज़्यादा है, लेकिन जब इनमें हम लोग इसके साथ में क्या ऐड करते हैं, एसीटोन ऐड करते हैं। एसीटोन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन। तो ये क्या करता है, इनके अणुओं के बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है इसको ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब जब ये एसीटोन का अणु इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ब्रेक कर देगा, वो आकर्षण बल जो है उसको क्या करेगा, छीण कर देगा, खत्म कर देगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अब इन अणुओं को एस्केप करने के लिए, यानी वाष्प के रूप में जाने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ये अब वाष्पित जल्दी हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये किस प्रकार का डेविएशन दिखाएंगे राउल्ट के लॉ से, पॉजिटिव, यानी जो इनका वाष्प दाब आना चाहिए उसके कंपैरिजन में इनका जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में जो इंटरेक्शन पहले काम कर रहा था उसकी तुलना में अब का जो आकर्षण बल है वह बहुत कम हो चुका होगा। अब ये तो हो गया एक पॉइंट कि राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, यानी कि अब यहाँ पे इन मतलब पॉजिटिव डेविएशन वाले जो सोल्यूशन है उनके लिए क्या होगा, ये जो P डैश A की वैल्यू आएगी ये हमेशा ज़्यादा आएगी किससे, XA इंटू P नॉट S, यानी जो गणना द्वारा आना चाहिए उससे हमेशा ज़्यादा आएगा। इसी तरह से P डैश B यानी कि एसीटोन के लिए भी अगर हम निकालें तो वो भी B P नॉट B, मतलब इनसे क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और जो कंप्लीट मिक्सचर का जो वाष्प दाब आएगा वो भी इनके जो सम से P डैश A प्लस P डैश B इससे ज़्यादा आएगा, यानी ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो विलेन जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं, ऐसे विलेनों के लिए डेल्टा H ऑफ मिक्सचर ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि हम यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा H मिक्सचर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि अब अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कम हो गया है, अब वो एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, तो ये क्या करेंगे, फैलने की कोशिश करेंगे। ये क्या करेंगे, फैलने की कोशिश करेंगे। इसलिए इनके लिए डेल्टा V मिक्सिंग क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम लग रहा है, तो इस वजह से इनका जो आयतन होगा वो बढ़ जाएगा। इस चीज़ को आप एक ग्राफ से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, बता दे रहे हैं हम आपको। मान लीजिए A और B का सॉल्यूशन है, तो इनके लिए एक ग्राफ बनाया जाता है जो इनके विचलन को दर्शाता है। इधर उस पे हम लोग वेपर प्रेशर को शो करते हैं,
यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हम मान लेते हैं जो A की क्वांटिटी है वो 1 है और B क्या है 0 है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भिन्न भिन्न संगठनों पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे XA 0 है और XB क्या है 1 है, यानी कि यहाँ पे A 100% है और B अभी हमने मिक्स नहीं किया है। यानी कि ये जो पॉइंट आएगा ये शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब होगा। ये क्या है P0 A दर्शाएगा। ये जो लाइन पे यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये P0 A है शुद्ध अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे B तो 0 है ना। और अगर इस लाइन पे देखें तो यहाँ पे जो इसका जो वाष्प दाब आएगा B का वो प्योर B का होगा। ठीक है, तो इनका जो ये जो ग्राफ आएगा, ये जो लाइन है ये लाइन है आइडियल कंडीशन पे। ये जो लाइन है ये आइडियल कंडीशन पे दिखाती है, यानी कि अभी PM गणना द्वारा प्राप्त मान है ये कि इनके लिए PM P' A प्लस P' B के क्या होगा बराबर होगा। लेकिन अगर हम धनात्मक विचलन की बात करें तो ये जो वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंटली वो आइडियल कंडीशन से क्या होती है बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे जो PM है ये P' A और P' B के योग से क्या आएगा ज़्यादा आएगा। इसे कहते हैं धनात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। इनका जो और भी जो एग्जाम्पल हैं उनको सिंपली आप लिख सकते हैं एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एल्कोहल एंड वाटर के बीच में, ये सभी जो सॉल्यूशंस हैं ये सब के सब सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। इसी तरह से एसीटोन का CH2 के साथ में, एसीटोन का CH2 के साथ में ये जो भी विलयन है ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। अब अगर हम बात करें ऋणात्मक विचलन की, अगर हम बात करें ऋणात्मक विचलन की, तो ऋणात्मक विचलन इसका उल्टा होता है। ऋणात्मक विचलन में क्या होता है कि जो हम लोग जैसे A और A के बीच में इंटरेक्शन है, A का इंटरेक्शन A के अणुओं के साथ में और B का इंटरेक्शन B के अणुओं के साथ में। अब जब A और B को मिलाया जाएगा तो A और B के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अगर पहले से क्या हो जाए स्ट्रांग हो जाए, क्या हो जाए स्ट्रांग हो जाए। अब जब A और B के बीच में लगने वाला बल स्ट्रांग हो जाएगा तो आप सोच के देखिए क्या वाष्प दाब बढ़ेगा। अगर ये बल स्ट्रांग हो गया तो हमें इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो जो वाष्प दाब है वो क्या होगा कम हो जाएगा। यहाँ पे अब इनकी बीच की जो बॉन्ड है, जो यहाँ पे जो इनकी बॉन्डिंग है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो जो वाष्प दाब होगा अब क्या होगा कम हो जाएगा। यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि जो ऋणात्मक विचलन में होता है जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक तरफ हम ले लेते हैं एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O, और इसका जो सल्यूशन है वो हम क्लोरोफॉर्म के साथ बना रहे हैं HCCl। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनका जो H है इस O के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, यहाँ पे नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा, ये जो एसीटोन का O है ये क्लोरोफॉर्म के H के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। पीछे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, टूट रहा था। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इन दोनों अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या होगा बढ़ जाएगा। तो अब ये आसानी से टूटेंगे नहीं और वाष्प दाब क्या होगी कम हो जाएगी। यानी कि गणना द्वारा प्राप्त मान से जो प्रयोगात्मक मान होगा उसका मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसी को कहा जाता है ऋणात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से
ऋणात्मक विचलन। यूपी बोर्ड में इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इतना पढ़ाया है ये आपको। इसके लिए जो अदर एग्जाम्पल्स हैं उनमें से आप लिख सकते हैं वाटर का HCl के साथ में, ठीक है, वाटर का HCl के साथ, या एसीटोन का, ये तो बता चुके हैं, एसीटोन का क्लोरोफॉर्म के साथ में, और क्लोरोफॉर्म का बेंजीन के साथ में, क्लोरोफॉर्म का बेंजीन के साथ में। ये सभी जो विलयन होते हैं ये निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी इनके लिए जो Pm की वैल्यू है ये कम आती है P' और P' के योग से, ठीक है। तो यहाँ पे उसी ग्राफ में क्या करेंगे, ये जो ग्राफ बनाया था हमने यहाँ पे, इसमें अभी हम लोग देखे थे पॉजिटिव डेविएशन में जो प्रयोगात्मक वैल्यू थी वो बढ़ जा रही थी, लेकिन यहाँ इस केस में क्या होगा, ये जो प्रयोगात्मक वैल्यू है ये डिक्रीज हो जाएगी। तो इसे कहते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। एक चीज़ और यहाँ पे बताना भूल गए हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर दो अणुओं के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन में जो डेल्टा H आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्योंकि जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने की कंडीशन में वो एनर्जी रिलीज करेगा। जब भी कहीं पे कोई नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और दूसरा, अब यहाँ पे डेल्टा V जो आएगा ये मिक्सचर के लिए है, यानी कि जो सोल्यूशन हमने बनाया है मिक्सिंग की, तो डेल्टा V क्या होगी, क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग हो चुका है A और B के बीच में। पहले के कंपैरिजन में जो इनका ओरिजिनल था, A का A से और B का B से, उसकी तुलना में और A और B का जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, वो अणु एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा V मिक्सिंग है वो भी क्या होगी, निगेटिव में आएगी, ठीक है। तो राउल्ट के नियम को भी फॉलो नहीं करेंगे, डेल्टा H निगेटिव आएगा, डेल्टा V मिक्सिंग क्या आएगी, निगेटिव आएगी, इसलिए इनमें क्या होगा, ऋणात्मक विचलन होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक एंड क्वथनांक उन्नयन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं क्वथनांक क्या होता है। अगर हमें क्वथनांक की परिभाषा नहीं पता होगी तो हम क्वथनांक उन्नयन के बारे में नहीं समझ पाएंगे। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप कॉमनली यही कहेंगे क्वथनांक के बारे में कि वह टेम्परेचर जिस पे कोई द्रव उबलना चालू कर दे, वह टेम्परेचर जिस पे कोई द्रव उबलना चालू कर दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। थोड़ा सा और साइंटिफिक उससे देखें तो कहा जाता है कि किसी द्रव के लिए वह ताप जिस पर उसकी जो वाष्प दाब है, उसका जो वाष्प दाब है वह बढ़कर 1 atm के बराबर हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यानी किसी द्रव के लिए वह ताप जिस पर उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है वह बढ़कर 1 atm के बराबर हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। इसी तरह हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं H2O का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सी होता है, ठीक है। H2O का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सी होता है, यानी कि 100 डिग्री सी पर जो H2O का वाष्प दाब होता है वह किसके बराबर हो जाता है, 1 atm के, वह 1 atm के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो यहाँ पे कहा गया है ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है। अगर हम आपसे कहें
अगर हम आपसे कहें कि जो वाटर है, वाटर 400 डिग्री सी पे भी बॉयल हो जाता है और -10 डिग्री सी या -20 डिग्री सी पर भी बॉयल हो सकता है, तो आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? किसी मतलब वाटर का हम लोग क्वथनांक जानते हैं 100 डिग्री सी होता है, तो वो 100 डिग्री सी पे ही तो बॉयल होगा ना। जब उसकी वाष्प बनना चालू होगी तभी तो वो बॉयल होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर। किसी भी द्रव का जो क्वथनांक है वह डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर, ठीक है। यानी कि किसी भी द्रव का जो क्वथनांक है वो तो फिक्स होगा। हम क्वथनांक जो कहते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज किया गया है 1 atm। किसी भी द्रव का क्वथनांक एक निश्चित मान है, वह कभी भी परिवर्तित नहीं होता। लेकिन अगर हम अपना एटमॉस्फेयर चेंज कर दें, ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये पॉइंट। यहाँ कहा गया है 1 atm दाब पर, यानी हमने एक बीकर में एक द्रव लिया, इस द्रव को बॉईल करना चालू किया। यहाँ पे एक द्रव लिया, इस द्रव को बॉईल करना चालू किया, लेकिन हमने बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फिक्स कर दिया है 1 atm। तो इस कंडीशन में जो जिस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसका क्वथनांक कहेंगे, और यह हमेशा फिक्स होता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कोई द्रव उसके क्वथनांक पर ही उबलेगा, यह फिक्स नहीं है। आप वाटर को 400 डिग्री सी पर भी बॉईल कर सकते हैं, -10 डिग्री सी पर भी बॉईल कर सकते हैं, -20 डिग्री सी पर भी बॉईल कर सकते हैं, और 0 केल्विन पर भी बॉईल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा ध्यान से इसको, कि मान लीजिए ये सब खेल यहाँ पे वेपर प्रेशर का है, ठीक है। हम जानते हैं कोई द्रव उबलना तब चालू करता है जब उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब उसके एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब देखिए, बाई चांस हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, हम लोग पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं, तो वहाँ जाने पे पानी 100 डिग्री के नीचे ही बॉईल हो जाता है। अगर हम लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहाँ जाते समय जो पानी है वो 100 डिग्री सी के नीचे ही बॉईल हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम होता है। ऊपर जब जाते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है। ध्यान से सुनिए, बाई चांस हम सब कुछ भूल जाएं, और ध्यान दें कि अगर कहीं पे हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर डाउन कर दें, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर हमने डाउन कर दिया तो डाउन करने पे अब जो वाष्प दाब है उस वाष्प दाब को इस प्रेशर के बराबर होने में कम समय लगेगा और वो उबलना चालू कर देगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा कर दें, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जैसे ही हम बढ़ा देंगे तो अब वेपर प्रेशर को इसके बराबर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें ज़्यादा ताप देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा वेपर बने और वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन में जो वो उबलेगा वो काफ़ी देर से उबलेगा और इसका जो क्वथनांक होगा वो चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर क्या है। अगर हम काफ़ी ऊंचाई पे रहेंगे तो पानी क्या होगा? देर से बॉईल होगा, वो जल्दी बॉईल हो जाएगा, सॉरी। और अगर हम कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ही जहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर को बराबर होने में कम टाइम लगेगा और वो जो वाटर होगा वो 100 डिग्री सी से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉईल होगा जाके, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्वथनांक का, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एक पॉइंट और बताएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर हम एक बीकर वाटर को कहाँ रख दें? वैक्यूम में रख दें, तो क्योंकि वैक्यूम में तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है, और अगर वैक्यूम में प्रेशर ही नहीं होगा तो सामान्य स्थिति में ही ये जो वाटर है ये बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में अगर हम PV = nRT से देखें
तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने प्रेशर को जीरो कर दिया, अगर हमने प्रेशर को जीरो कर दिया तो उस कंडीशन पे जो हमारा T होगा वो 0 केल्विन पे आएगा। और 0 केल्विन फिलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकली हम लोग बात करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बीकर को वैक्यूम में रख देते हैं तो वहाँ पे वो तुरंत ही बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या देखते हैं, क्वथनांक उन्नयन। अगर किसी विलयन में हम कोई अवाष्पशील ठोस मिला देते हैं, अगर किसी विलयन में हम कोई अवाष्पशील ठोस मिला देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे उसके वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसे तो सरफेस पे शुद्ध द्रव के मॉलिक्यूल होते हैं, नॉर्मली द्रव के तल पर शुद्ध द्रव के मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए टेम्परेचर देने पर ये सब वाष्पित होने लगते हैं। और वाष्प दाब क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा, वाष्प ज़्यादा बनती है तो वाष्प दाब ज़्यादा होता है वहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई अवाष्पशील ठोस मिला देते हैं, मान लीजिए ये अवाष्पशील ठोस के अणु हैं, तो इस कंडीशन में जो वाष्प दाब होती है वो क्या होती है, वाष्प कम बनती है और वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी विलायक में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विलायक की, किसी भी विलायक में अगर कोई अवाष्पशील ठोस मिला दिया जाए तो जो उसका वाष्प दाब होता है वह कम हो जाता है। अब ध्यान से बताइएगा सुन के कि अगर वाष्प दाब में कमी हुई है, अगर वाष्प दाब में कमी हुई है तो जो उसका क्वथनांक है क्या होगा, वाष्प दाब में कमी क्यों हुई, क्योंकि वाष्प नहीं बन रही है। और वाष्प क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वाष्प नहीं बन रही है तो वाष्प दाब में कमी आएगी, और वाष्प दाब में कमी आएगी तो उस वाष्प को एटमॉस्फेयर के प्रेशर तक पहुँचने में, हम जानते हैं कोई भी जो द्रव है उसका क्वथनांक वो उबलता तभी है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब अगर वाष्प दाब यहाँ पे कम हो रहा है, अगर वाष्प दाब कम है, वाष्प दाब में कमी आई है, तो उसकी वजह से ये जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा उसके बराबर पहुँचने में इसको समय लगेगा ना, और हमको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है, जिसकी वजह से उसका जो क्वथनांक है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग कह सकते हैं, या इससे समझ सकते हैं जो विलयन बना उस विलयन का जो क्वथनांक होगा वह हमेशा शुद्ध विलायक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि क्वथनांक उन्नयन बराबर, इसको हम लोग डेल्टा टी बी से लिखते हैं। डेल्टा टी बी का मतलब है टेम्परेचर चेंज किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर, उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस। ये जो होता है ये बराबर होता है टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, विलयन का, टी बी विलयन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विलायक। हम आपको बता चुके हैं कि क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक ज़्यादा होता है बजाय किसके, विलायक के। और ये क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के। जो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज है, यानी कि क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के डायरेक्टली क्या होता है,
प्रोपोर्शनल होता है। और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट ये बराबर होता है स्मॉल n अपान n किसके लिए? तनु विलयनों के लिए। अब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो डेल्टा टी बी बराबर हो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? स्मॉल n अपान कैपिटल N, या इसी को कह सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान। इसका डिटेल्ड प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम वो स्किप कर रहे हैं, शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल होगा किसके? n अपान n के। इसी को लिख सकते हैं डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n को हम लिखेंगे w अपान स्मॉल m, कैपिटल N को लिखेंगे कैपिटल W अपान कैपिटल M। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैपिटल M है विलायक का अणुभार, बता चुके हैं जो कैपिटल से हम लोग किसको लिखते हैं? विलायक को लिखते हैं। विलायक का अणुभार पहले और बाद में, विलयन बनने से पहले और विलयन बनने के बाद हमेशा क्या रहता है? निश्चित रहता है। इसलिए इसको हम एक कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? W अपान M इंटू कैपिटल W। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ऊपर का मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू W अपान M इंटू कैपिटल W। डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू W अपान M इंटू कैपिटल W। अब अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो टी बी बराबर हो जाएगा K इंटू W अपान M इंटू कैपिटल W। यहाँ पे ये जो K है, K को कहा जाता है उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे अगर अब हम मान लेते हैं कि W अपान M क्या है? विलेय के मोल। विलेय के मोल हम मान लेते हैं कि एक मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घुला है। कहने का मतलब है कि कैपिटल W बराबर क्या रखा? W अपान M विलेय के मोल 1 मोल है। 1 मोल विलेय 1000 ग्राम किसमें घुले हुए हैं? विलायक में घुला हुआ है। तो यहाँ से हम अगर ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो जो डेल्टा टी बी है ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा, इसको K कहेंगे इंटू W अपान M की वैल्यू 1 हो गई और W की वैल्यू 1000, तो K अपान 1000। इसी को हम लोग कहते हैं KB, और KB को कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टी बी बराबर आ जाएगा K अपान 1000, जिसको कहा जाता है KB मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्यों इसको दूसरे नियतांक से क्यों रखा गया? K भी नियतांक रहेगा और ये 1000 भी हमेशा फिक्स रहेगा। इसको कहा गया है KB मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये मोलल होगा। तो हम मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा इस तरह से बता सकते हैं कि वह क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन का वह मान जो 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है, उसे ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा टी बी बराबर है किसके? KB के। तो क्वथनांक उन्नयन या वह क्वथनांक उन्नयन जो 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है, उसे हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ये वैल्यू हम पिछली इक्वेशन में पुट करें, यानी कि यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 कह दो और इसको 3 कह दो, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हम देख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर क्या आ जाएगा?
डेल्टा टी बी बराबर एक यहाँ पे K/1000, ठीक है। ये K/1000 से अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, इसको अगर हम K की वैल्यू निकालें तो आएगा KB इंटू 1000, यही तो आएगा। यहाँ से K की वैल्यू क्या आएगी, KB इंटू 1000। तो डेल्टा टी बी बराबर K की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, KB इंटू 1000 इंटू क्या आ जाएगा, W/m इंटू कैपिटल W, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर KB या W इंटू KB इंटू 1000/m इंटू W। इस फार्मूले का ही हम लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक फार्मूला और बना सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर होगा KB इंटू W/m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। और आपको याद होगा कि ये जो इतनी वैल्यू है इसको कहा जाता है किसी भी विलयन की मोललता। किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी मोललता कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यू को मोललता कहते हैं तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो डेल्टा टी बी आएगा, डेल्टा टी बी बराबर होगा KB इंटू मोललता के, यानी कि कह सकते हैं ये तो स्थिरांक है, डेल्टा टी बी पूरी तरह से प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललता के। यानी कि क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, यानी कि क्वथनांक उन्नयन उस विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये था हमारा क्वथनांक और क्वथनांक उन्नयन। अगर यहाँ पे विलायक की मात्रा 1000 की जगह 100 ग्राम कर दी जाए, अगर हम यहाँ पे विलायक की मात्रा 100 ग्राम कर दें तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा W इंटू KB इंटू 100/m इंटू कैपिटल W। तो इसे हम लोग कहते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं, आणविक उन्नयन स्थिरांक। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, यानी कि इसका मात्रक। तो इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन मोललता इनवर्स होता है, या कह सकते हैं केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये 2 यूनिट होती हैं किसकी, क्वथनांक वो मोलल उन्नयन स्थिरांक की, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हिमांक में अवनमन, या पहले हम लोग देख लेते हैं हिमांक, फिर हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हिमांक के बारे में, ठीक है। हिमांक क्या होता है, किसी द्रव विलायक का वह निश्चित ताप, किसी द्रव विलायक का वह निश्चित ताप जिस पर उस द्रव विलायक की द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था में वो द्रव अवस्था एवं ठोस अवस्था में जो वाष्प दाब होता है वह समान होता है। किसी द्रव विलायक का वह निश्चित ताप जिस पर उसकी द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में वाष्प दाब समान होता है, क्या कहलाता है, उसका हिमांक कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हिमांक अवनमन की। तो जब किसी द्रव विलायक में हम लोग कोई अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं, जब किसी द्रव विलायक में हम लोग क्या मिलाते हैं, इस द्रव विलायक में जब हम अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो क्या होता है, इसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और वाष्प दाब में कमी के कारण जो इसका जो हिमांक होता है वह भी कम हो जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन। और यह भी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो हिमांक में अवनमन है इसको दर्शाते हैं
डेल्टा टी एफ से, ठीक है। और ये समानुपाती होता है किसके? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के। इसको हम लोग डेल्टा टी एफ को कहते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ ऑफ विलयन माइनस टी एफ ऑफ विलायक, ठीक है। तो क्योंकि डेल्टा टी एफ भी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, तो वैसे ही इसका हम लोग प्रूफ करते जाएंगे। तो हमको लास्ट में यही सेम फार्मूला मिलता है। इस सेम फार्मूला में एक चेंज होता है केवल कि यहाँ पे हम लोग डेल्टा टी एफ को, ध्यान से देख लीजिएगा, डेल्टा टी एफ को लिखेंगे W इंटू के एफ, ये ध्यान देने वाली बात है, इंटू 1000 अपान M इंटू W। यहाँ पे ये जो के एफ है, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पे के एफ को हम लोग कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। और इसकी परिभाषा कैसे बताओगे? मान लीजिए हमने W अपान M को 1 मोल कर दिया और ये घुला हुआ है कहाँ पे? 1000 ग्राम विलायक में। तो ये जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। और W की वैल्यू हमने रख दी 1000, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा किसके? के एफ के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग परिभाषा बना सकते हैं कि किसी भी विलायक का जो मोलल अवनमन स्थिरांक है वो उस हिमांक अवनमन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक अवनमन के बराबर होता है, जो 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये परिभाषा थी किसकी? के एफ की, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक की। इसकी भी जो यूनिट होती है वही होती है केल्विन मोललता इनवर्स या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी क्या है? यूनिट है। तो यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। ये जो हिमांक में अवनमन है, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम बने हैं अभी तक। अगर बनते हैं तो हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी जो इसके आगे का सिलेबस था, जिनमें से 2 टॉपिक हटाए गए हैं कोविड-19 के चलते हुए। पहला टॉपिक था अब सामान्य और संख्य गुणधर्म और दूसरा है वान ठाफ गुणांक। ये 2 टॉपिक अब आपके सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के चलते इनको हटा दिया गया है। तो यहाँ तक आपका सिलेबस था। सॉल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। थैंक यू।